विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, इस मैटर अराउंड अ स्फीयर, उसके एक्सरसाइजेस जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सबसे पहले आपको इसको सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करके आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के सॉल्यूशन से अलग करते हो? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? आपका नमक जो आप यूज़ करते हैं घर पे, उस नमक को जब आपने पानी में घोला तो ये एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया आपके पास में। अब इस होमोजीनियस सॉल्यूशन को अलग करना है, तो अब हमारा सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? सोडियम क्लोराइड तो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है और वाटर हमारा लिक्विड सब्सटेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड के साथ तो कुछ भी नहीं करना पॉसिबल है, लेकिन वाटर को हम जानते हैं कि वाटर को हम 3 स्टेट में, हम वाटर के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वाटर को अगर हम हीट करें तो ये इवापोरेट हो जाएगा। तो जब वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो हमारे पास हमारा जो भी बर्तन होगा उस बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक बच जाएगा। तो ये प्रोसेस जहाँ पर हमने वाटर को हीट किया, ये प्रोसेस क्या कहलाया है? इवापोरेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर को आप गर्म करो तो ही ये इवापोरेशन होगा, ज़रूरी नहीं है। आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर भी छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास में नमक बच जाएगा। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को हम अलग करना चाहते हैं, उसमें से नमक अलग करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? इवापोरेशन। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है। अब इनको सेपरेट करना है। अब अमोनियम क्लोराइड है एक, और है एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक है हमारे पास में। तो ये नमक का तो हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि हमारे पास में कैम्फर होता है, कपूर होता है, उसको आप छोड़ दोगे तो वो क्या होता है? धीरे धीरे अपने आप हवा में वो डिज़ोल्व हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आप इसी तरह से नेप्थलीन बॉल को देखोगे, कुछ टाइम रख दोगे, उसके बाद में देखोगे धीरे धीरे नेप्थलीन बॉल जो है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुआ था, ये प्रोसेस क्या कहलाया था? सब्लिमेशन। जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस, और ये प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड जो है ये सबलाइम सब्सटेंस है। तो इसको अगर हम अलग करना चाहेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस वो कहलाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। कार के इंजन ऑयल से हमारे पास स्मॉल मेटल पीसेस को अलग करना है, तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा? सिंपल है, फिल्टरेशन। नेक्स्ट है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। फ्लावर पेटल का एक्सट्रैक्ट आपके पास में है और उनके डिफरेंट पिगमेंट्स यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को आपको अलग करना है। तो कलर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम कलर को हम आराम से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को अलग करना है। तो बटर और कर्ड जब आप उसको चर्न करोगे, जब आप उसको मिक्स करोगे, विगरसली उसको शेक करोगे, तो बटर हमारा जो है हल्का है तो ये ऊपर चला आएगा, और कर्ड हमारा जो है बटर के साथ में जो वाटर मिक्स होगा, वाटर का सब्सटेंस मिक्स होगा, वो नीचे चला आएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया है?
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाया है। तो ऑयल से बटर को हम बटर को कर्ड से कैसे अलग कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को वाटर से अलग करना है। अब ऑयल और वाटर इमिसिबल लिक्विड है, मतलब ये दोनों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, ये दोनों एकदम दुश्मन हैं। तो ये इमिसिबल लिक्विड है और आपको इनको अलग करना है। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? इसके लिए डीकैंटेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स को आपको टी से अलग करना है। तो ये तो प्रोसेस डेली देखते हैं, इसको कहते हैं हम फिल्टरेशन। नेक्स्ट है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सैंड से आयरन पिंस को आपको अलग करना है। इसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन पिन हमारा क्या है? आयरन पिन हमारा सॉलिड सब्सटेंस है जो हमारा अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ में। तो जब ये मैग्नेट की तरफ में होगा तो सिंपल मैग्नेटिक प्रोसेस से हम इसको अलग कर लेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाया। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब हस्क क्या होता है? जब आपके पास ग्रेन्स आते हैं उसके ऊपर में ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, वो हस्क कहलाता है। तो उससे आपको ग्रेन्स को, अनाज को अलग करना है। तो क्या करोगे? ये हस्क बहुत हल्का होता है, सिंपल सा हवा के कांटेक्ट में जब ये आएगा तो अपने आप ये अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? विनोइंग का प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब पानी में घुला हुआ कीचड़ है, पानी में मिट्टी घुला हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? मड यानी कीचड़ कहलाता है। तो इनको पानी से अलग करना है। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे? सेडिमेंटेशन प्रोसेस करोगे, उसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? मड नीचे बैठ जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। और उसके बाद में आप डिकैंटेशन करोगे, यानी कि जो आपका वाटर होगा उसको बाहर निकाल लोगे और मड आपका वहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्टरेट एंड रेसिड्यू। तो बेसिकली यहाँ पर आपको चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूछा जा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्टरेट एंड रेसिड्यू। इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना है। तो हम ये चलिए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? टेक सम वाटर, और सॉल्वेंट हम इसको लिख सकते हैं, वाटर की जगह सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वर्ड, इन अ पैन एंड हीट इट। पहला स्टेप हमने कर लिया। ऐड सम शुगर, और सॉल्यूट हम इसको कह सकते हैं, एंड बॉयल टू डिज़ोल्व द शुगर completely. The obtained homogeneous mixture is called solution. उसके बाद में हमारे पास में हो सकता है कि ये हम कुछ लोग शुगर और टी लीव्स एक साथ में ऐड करते हैं। तो आप शुगर, टी लीव्स को आप जैसे ऐड करना चाहो, दोनों ही सॉल्यूट हैं। थर्ड स्टेप में हमने लिखा है ऐड टी लीव्स और टी इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर। इसके बाद टी लीव्स को ऐड करके मिक्सचर को बॉयल कर दिया गया है। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, फिर दूध डाल के उसको बॉईल करना है। फिल्टर द मिक्सचर, लास्ट में आ गया फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टेनर एंड कलेक्ट द फिल्टरेट और सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, दैट इज़ टी इन कप। तो लास्ट में क्या करना है? मिक्सचर को हमें स्टेनर के हेल्प से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हमारे पास में जो फिल्टरेट आएगा उसको, मतलब दोनों को सेपरेट करना है। जो हमारा सॉल्यूबल सब्सटेंस है और जो हमारा, जिसको हम फिल्टरेट कहते हैं, इनको अलग करना है। तो हमारे पास में हमारे कप में क्या आया? जब हमने इसको स्टेनर की हेल्प से फ़िल्टर किया तो हमारे पास में कप में हमें टी मिल गया। और जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस था, जो हमारा बच गया था रेसिड्यू, उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो जो हमारा सब्सटेंस बच गया उसको हमने रेसिड्यू कहा। तो हमारे यहाँ तक के सारे वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए। रेसिड्यू हमारा बच गया, फिल्टरेट बच गया, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बच गया, सॉल्यूट हो गया, डिज़ोल्व हो गया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सारा चीज़ हमने यूज़ कर लिया। सारे वर्ड्स, सारे केमिस्ट्री के वर्ड्स हमने इस चाय मेकिंग प्रोसेस में यूज़ कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. तो प्रज्ञा है 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को चेक करती है और उसके बाद उसको क्या करती है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सारे डेटा को कलेक्ट करती है. रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये सब जो डेटा है इसने कलेक्ट किया है. 100 ग्राम यहाँ पर वाटर का इन्होंने लिया है और 100 ग्राम में ये सभी सॉल्यूट्स हैं. 100 ग्राम में ये सॉल्यूट्स इन्होंने डाले हैं और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे इन्होंने इंक्रीज़ किया है और यही टेम्परेचर जो इन्होंने नोट किया है ये टेबल में है. इस टेबल को देख लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 100 ग्राम वाटर है उनके पास में, प्रज्ञा के पास में. तो प्रज्ञा ने क्या किया, 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट डाला तो 283 ये टेम्परेचर केल्विन में है. 283 केल्विन में इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट डाला. कितना, 100 ग्राम वाटर था, 100 ग्राम वाटर में इतना पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट डाला. उसके बाद में इन्होंने 293 केल्विन टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया. 293 केल्विन में इन्होंने क्या किया, 100 ग्राम में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारा जो भी सब्सटेंस है, जो वाटर है, उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो उनके बीच में जगह भी और आते जाएगी. जब जगह बढ़ेगी तो जब जो भी सॉल्यूट आप उसमें डालना चाहते हैं वो सॉल्यूट और ऐड होगा. तो वही यहाँ पर 32 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूट यानी पोटेशियम नाइट्रेट इन्होंने ऐड किया. फिर से टेम्परेचर बढ़ाया 313 डिग्री पर. तो इस केस में इन्होंने 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया. फिर से टेम्परेचर बढ़ाया 333 डिग्री केल्विन. यहाँ पर 106 ग्राम सॉल्यूट यानी पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया एंड फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 353 केल्विन और इस पर इन्होंने 167 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का ऐड किया. तो ये हमारा था जब पोटेशियम नाइट्रेट इन्होंने ऐड किया था इन टेम्परेचर्स पर. टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ किया और पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया तो ये इनको डेटा गेन इन्होंने ये डेटा गेन किया. उसके बाद इन्होंने दूसरा सब्सटेंस लिया है सोडियम क्लोराइड. जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वैसे यहाँ पर भी टेम्परेचर ये इंक्रीज़ करती गई और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूट था उसको देखिए डिफरेंट अमाउंट है. देखिए फर्स्ट केस में 283 केल्विन था टेम्परेचर, यहाँ पर 36 ग्राम ही इन्होंने सॉल्यूट को रखा, सोडियम क्लोराइड को रखा. फिर 293 केल्विन टेम्परेचर था, यहाँ पर इन्होंने 36 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड लिया और फिर से टेम्परेचर बढ़ाया. इन्होंने 313 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया और इस केस में भी इन्होंने सोडियम क्लोराइड की मात्रा 36 ग्राम ही रखी. फिर है 333 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया. इस केस में यहाँ पर सॉल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा 37 ग्राम थी और जब 353 डिग्री इन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया इस केस में 37 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमारे वाटर में सॉल्यूबल हो गया. वाटर के सॉल्यूशन में ये मिक्स हुआ. नाउ यहाँ पर अगला सब्सटेंस इन्होंने लिया पोटेशियम क्लोराइड. 100 ग्राम में 283 केल्विन पर 35 ग्राम ऐड हुआ. 293 केल्विन पर 35 ग्राम ऐड हुआ. फिर है 313 केल्विन पर 40 ग्राम ऐड हुआ. 333 ग्राम पर 46 ग्राम ऐड हुआ और 353 केल्विन पर 64 ग्राम ये ऐड कर पाई 100 ग्राम पानी में पोटेशियम क्लोराइड को. फिर है चौथा सब्सटेंस था इनके पास में अमोनियम क्लोराइड. आई थिंक टेबल समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को 100 ग्राम ऐड किया है. 283 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में इन्होंने 24 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड किया. फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. 293 केल्विन पर 100 ग्राम वाटर में 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर पाई. फिर है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया. 313 केल्विन पर 100 ग्राम वाटर में 41 ग्राम
इन्होंने अमोनियम क्लोराइड ऐड किया। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 330 केल्विन टेम्परेचर पर ये 100 ग्राम वाटर में 55 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर पाई। एंड लास्ट में इन्होंने टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ किया तो 353 केल्विन पर ये 100 ग्राम वाटर में 66 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर पाई। तो ये था हमारा टेबल। आई होप कि टेबल आप समझ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बना था ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जहाँ पर आप वाटर हमारा सॉल्यूट है यहाँ पर, और इसमें आप जो सब्सटेंस वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो इसमें जो सब्सटेंस आप डाल रहे थे सॉल्यूट, यहाँ पर 21 ग्राम, फर्स्ट केस में 21 ग्राम था। 21 ग्राम आपने इतने टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में ऐड किया था। तो 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम से ज़्यादा और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये कंडीशन जहाँ पर कि और ज़्यादा सॉल्यूट आप किसी सॉल्यूशन में किसी भी वाटर में ही, और मान लो कि वाटर ही लेते हैं, तो वाटर में यहाँ पर इस टेम्परेचर पर 21 ग्राम से ज़्यादा और कोई सब्सटेंस आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कहलाया? उस सॉल्यूशन का सैचुरेटेड स्टेट कहलाया। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं पोटेशियम नाइट्रेट के, ये सारे टेम्परेचर पर स्टेट्स, ये सब हैं सैचुरेटेड स्टेट पर हैं। इससे ज़्यादा इसमें और सब्सटेंस को आप 100 ग्राम वाटर में आप नहीं ऐड कर सकते हैं। ये सारे स्टेट हैं सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम समझ गए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इसकी बात हो रही है, फर्स्ट वाले की बात हो रही है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। जब ये जो टेबल बना था, ये कितने ग्राम ऑफ वाटर का यूज़ हुआ था? इसमें 100 ग्राम वाटर का यूज़ इन्होंने किया था और उसमें इन्होंने इतने सब्सटेंसेस ऐड किए थे। तो अब क्या है, हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मात्रा 50 ग्राम कर दी जा रही है। तो जब सॉल्वेंट ही 50 ग्राम हो गया, आधा हो गया, सॉल्वेंट जस्ट हाफ हो रहा है, तो सॉल्यूट भी तो हाफ होगा। तो हमारा 313 केल्विन पर देखना है। तो 313 केल्विन ये है। 313 केल्विन पे हमको किसको देखना है? पोटेशियम नाइट्रेट को इन्होंने लिया। तो 330 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम ऐड हुआ था। तो जब हम वाटर की मात्रा 50 ग्राम कर देंगे, 100 ग्राम से घटा के 50 ग्राम कर दिया हमने, जस्ट आधा, तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट भी तो आधा हो जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 ग्राम आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 31 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin। 353 Kelvin पर प्रज्ञा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका बना रही है? पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ है? ये है पोटेशियम क्लोराइड और टेम्परेचर है 353 केल्विन। तो ये हमारा 54 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद इन्होंने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ दिया। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन। तो क्या ऑब्जर्व करेगी? तो जब इन्होंने हीट दे करके टेम्परेचर इंक्रीज़ करके सब्सटेंस का इतना सॉल्यूट 54 ग्राम सॉल्यूट इन्होंने वाटर में ऐड किया। जैसे ही हीट देना इन्होंने बंद किया तो क्या होगा? वाटर जो है वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा। जैसे कूल होना स्टार्ट होगा तो वो अपने फॉर्मर पोजीशन में आना चाहेगा। फॉर्मर पोजीशन में आना चाहेगा तो क्या होगा? जब गर्म हुआ था तो इनके बीच का जो स्पेस था, इनके बीच के जो पार्टिकल्स थे वो मूव करने लगे थे इधर उधर। जैसे ही ठंडे होंगे तो क्या होगा? अपने फॉर्मर स्टेट में आना चाहेंगे। तो इनके बीच का जो पार्टिकल के बीच में गर्म होने से जो ज़्यादा जगह बनी थी, वो ज़्यादा जगह बनने के कारण इतना सॉल्यूट इसमें ऐड हो पाया था।
जैसे ही जगह कम होगी, ठंडा होगा तो वो अपना फॉर्मर स्टेट में आएगा, तो उसके बीच का जो जगह होगा, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो भी कम होगा। जब कम होगा तो क्या होगा, ये पोटेशियम क्लोराइड जो है वो बाहर आपका सॉलिड फॉर्म में दिखलाई देगा। आपका वाटर अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा और ये जो पोटेशियम क्लोराइड था ये सॉलिड फॉर्म में आपको नज़र आएगा, सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एंड डिटेल में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड करनी है। विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो कौन से सॉल्ट की टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, 293 केल्विन पर। 293 केल्विन हमारा ये वाला है। तो 293 केल्विन पर हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट। हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड करनी है, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, तो ये तो देखने से पता चल रहा है, ये 32, 36, 35, 37, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अमोनियम क्लोराइड की। अब आइए सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, कितना सॉल्युबल है यहाँ पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड, दिस हैपन्स एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर सी था, 293 केल्विन पर हर एक सब्सटेंस का हमें सॉल्युबिलिटी निकालना था। तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा कितना था, 100 ग्राम पर 32 ग्राम सॉल्यूट हमने ऐड किया था। सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम पर 36 ग्राम ऐड किया था सोडियम क्लोराइड हमने, यही है सॉल्युबिलिटी। फिर पोटेशियम क्लोराइड कितना ऐड किया था, 100 ग्राम पर 35 ग्राम ऐड किया था हमने, और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम ऐड किया था 100 ग्राम वाटर में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है हमने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज़ दैट अमाउंट in gram which can be dissolved in 100 gram of water to make saturated solution at a particular temperature। 100 ग्राम पानी में आप कितना सॉल्यूट मिलाते हो, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर, वही हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो ये हमारे हो गए सॉल्युबिलिटी। 293 केल्विन पर यही था हमारा सॉल्युबिलिटी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ना वहाँ पर सबसे लास्ट में क्या था, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड की थी 37 ग्राम, वही लिखा है यहाँ पर। अमोनियम क्लोराइड हैज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा था, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने से उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड दैट इज़ सॉल्ट हमारा सॉलिड है, तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी विथ डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, वाइल इट इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। अभी जैसे हमारा ये सारा सॉल्यूट हमने ऐड किया था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो हमारा जो पार्टिकल था उनके बीच का जो स्पेस था वो बढ़ते जा रहा था। तो स्पेस जब बढ़ेगा तो उनके पास में और ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, स्पेस बढ़ा, तो और ज़्यादा सॉल्यूट बढ़ा, सॉल्युबिलिटी भी। और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो उस केस में सॉल्युबिलिटी हमारा घट जाएगा, वही लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, और बढ़ाने पे स्पेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, कोलॉइड किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में सॉल्यूट जैसे कि हमारा सॉल्यूट हमने ऐड किया था हमारे सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब ऐड होना बंद कर दे तो वो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। लिखा हुआ है
A solution in which no more amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। वही लिखा हुआ है कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है, तब जो सॉल्यूशन हमें गेन होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड repeatedly in a given amount of water, a condition is reached at which further dissolution of sugar is not possible in that amount of water at room temperature। यहाँ लिखा है कि अगर आप गिवन अमाउंट आपके पास वाटर दिया गया है उसमें शुगर आप डिज़ोल्व करते हो तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आपके पास में आएगा जब आप फर्दर उसमें और शुगर नहीं डिज़ोल्व कर पाते हो, वाटर में और शुगर डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमको मिला वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। ना प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है, तो एक बार देख लेते हैं। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने जो भी सब्सटेंस है वो हमारे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। पार्टिकल्स हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और साथ में आयंस भी हो सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर सेड टू बी प्योर। सभी एलिमेंट और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है वाटर, शुगर एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलॉइड किसे कहते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई बट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट इज़ नोन एज कोलॉइड। एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जहाँ पर आप सॉल्यूट पार्टिकल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वहाँ पर स्कैटरिंग जो फिनोमेना होती है लाइट की वो पॉसिबल होती है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कोलॉइड कहलाता है। देयर आर टू फेजेस इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमारे पास दो फेज़ होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हमारे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जैसे सॉल्यूट था वैसे ही डिस्पर्स्ड फेज है। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सेड टू बी डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। डिस्पर्सन मीडियम किसे कहते हैं, द मीडियम इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्प्रेड इज़ कॉल्ड द डिस्पर्सन मीडियम। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल घुले होते हैं उस मीडियम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, क्लाउड्स एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड। नेक्स्ट है सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल हमारा डिज़ोल्व नहीं होता है लेकिन पूरे सॉल्यूशन में पूरे मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। सस्पेंशन जो हमारा होता है उसमें हमारा जो भी पार्टिकल होता है उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड मडी वाटर। आप मिक्सचर ले लो, वाटर में आप सैंड डाल दो तो यहाँ पर आप दोनों पार्टिकल्स को आराम से देख सकते हो। हमारे पास सैंड आपको अलग दिख जाएगा, वाटर अलग दिख जाएगा। तो इस तरह का मीडियम हमारा जो था ये सस्पेंशन कहलाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी। इसको होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको क्लासीफाई करना है। तो हमारा एयर होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर में एयर का ही कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट अमाउंट में सब सभी हमारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं एयर में। नेक्स्ट है सोडा वाटर। इसमें वाटर और हमारे पास में गैस का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर है विनेगर, फिल्टर टी, ये सभी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। और जो बच गया वो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या क्या बचा है हमारे पास में, वुड और सॉइल, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। आपको
जो कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो प्योर वाटर है, आप कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपके पास में जो लिक्विड दिया गया है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होने लगता है, तो वो आपका प्योर वाटर है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर उसको लगे या कम लगे तो वो जो भी लिक्विड है वो आपका वाटर नहीं होगा। वही आंसर लिखा है, इफ़ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉयल्स एट 100 डिग्री शार्प इट इज़ प्योर वाटर अदरवाइज नॉट। 100 डिग्री पर बॉयल होगा तो वो प्योर वाटर है, अदरवाइज वो प्योर वाटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर ये सारे सब्सटेंसेस है, इसमें कौन सा प्योर सब्सटेंस है? तो आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रिक, मिल्क, कैल्शियम ऑक्साइड, वुड, आयरन, मरकरी, एयर, ये सब्सटेंसेस हैं। अब इसमें प्योर सब्सटेंस कौन सा है? तो आयरन, आइस, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ये सभी हमारे प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों प्योर सब्सटेंस है? एज दे हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, क्योंकि उनके कंपोजिशन हमेशा डेफिनेट ही होंगे। नेक्स्ट है मिल्क इज़ ए कोलॉइड सो इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क एक कोलॉइड है इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारा मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये हमारे पास में मिक्सचर दिए गए हैं, इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है वो बताना है। सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। तो सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि कोल और सॉइल हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा आपको टिंडल इफेक्ट शो करता है? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो हमारे पास हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसके लिए। तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट एज बोथ ऑफ दीज आर कोलॉइड्स, क्योंकि ये दोनों कोलॉइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इनको एलिमेंट, इनमें से एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है, ये पहचानना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। तो इनमें से हमारे पास में एलिमेंट कौन सा है? तो सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन ये हमारा एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है कंपाउंड क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे कंपाउंड्स हैं। एंड मिक्सचर क्या है? सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप एंड ब्लड, ये सभी हमारे मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो सब हमें केमिकल चेंज ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो यहाँ वाटर को फ्रीज होना छोड़ करके बाकी सब तो केमिकल लग रहा है। देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड आर केमिकल चेंजेस बिकॉज हियर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंज। तो ये सभी हमारे केमिकल चेंज हैं। ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक ही क्वेश्चन नंबर 11 तक ही यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। बाय बाय।